नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कथानिधि चैनल पर हमारी आज की कहानी है हिंदी साहित्य को अपने अस्तित्व से गौरवान्वित करने वाली एक बहुचर्चित कहानी। शीर्षक है चाल और इसे लिखा है हिंदी साहित्य के वरिष्ठ और सुप्रतिष्ठित लेखक रविंद्र कालिया जी ने। चाल मुंबई में स्थापित चल संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली कहानी, जिसमें चाल वासियों के जीवन, उनकी आशाएं, निराशाएं, उनकी कुंठाओं का रविंद्र कालिया जी ने बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है। तो चलिए सुनते कहानी। आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दरअसल अपनी सफलता की प्रत्याशा में पाल ने बहुत सावधानी और निश्चिंतता में एक के बाद एक दीगर 4 बच्चे पैदा कर लिए थे, जो क्रमशः पब्लिक स्कूलों से म्यूनिसिपैलिटी की पाठशालाओं में पहुंचते गए। उन दिनों वह माहिम में रहता था। रात देर को लौटता और अपनी पत्नी के आगोश में डबल बेड पर धंस जाता। फिर उसे सुबह ही होश आता था। अपने सुनहरे दिनों में पाल ने पत्नी को ढेरों कपड़े दिए थे और बहुत से गहने भी। पाल की पत्नी मूर्ख नहीं थी। उसने ये सब चीजें कुछ ऐसे संभाल कर रखी थी कि आज भी जब वह चाल से निकलती है तो किसी फिल्म निर्देशक की पत्नी से कम नहीं दिखती। कड़के के दिनों में पाल नाक रगड़ कर रह गया कि जेवर बेचकर कोई धंधा जमा लेता है, मगर पाल की बीवी ने अंगूठी तक नहीं दी। उसने अपने को दुर्घटनाओं से कुछ इस तरह बचा कर रखा कि बड़े से बड़ा स्त्री विशेषज्ञ भी कह नहीं सकता था कि यह 4 बच्चों की माता है। वह सुबह 10-11 बजे बन सवर कर घर से निकल जाती और शाम को तब तक न लौटती जब तक पाल शाम का भोजन वगैरह पकाकर बच्चों को खिला और सुला न देता। पाल चूंकि पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर का पुराना स्नातक था, धारा प्रवाह अंग्रेजी और उर्दू बोल सकता था। उसे फिल्मों में दूसरी तरह का काम मिलने लगा। बहुत से नायक निर्माता अपनी फिल्म के लिए पाल से पटकथा और संवाद लिखा लेते और नाम अपनी पत्नी का दे देते। उसकी लिखी कुछ फिल्में सफल भी हुई, मगर इससे पाल को कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे पटकथा और संवादों के अंग्रेजी अनुवादों का काम मिलने लगा। यह काम उसे पसंद आया। इसमें ज्यादा खुशामद की दरकार न थी। पूरी फिल्म का अनुवाद वह 50-100 रुपए में कर देता, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं थी। जबकि चाल के लोगों का ख्याल था कि यह काम भी उसकी बीवी ही लाती थी। पाल को 3 चीजें जिंदा रखे थी। उसके पास अगर टेलीफोन, टाइपराइटर और खूबसूरत बीवी ना होती तो वह भूखों मर जाता। चाल भर में फोन पाल के ही पास था, इसलिए फोन से भी उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। शुरू शुरू में तो चाल में बहुत से मनचले फोन के बहाने उसकी बीवी से आंख लड़ाने चले आते थे। बीवी पलट कर भी न देखती कि कौन आया है। वह अधलेटे उपन्यास पढ़ती रहती या शून्य में ताकती रहती। अब केवल जरूरतमंद लोग ही फोन करने आते। बहुत से लोगों ने तो अपना सिक्का जमाने के लिए अपने विजिटिंग कार्ड पर पाल का फोन नंबर दे रखा था, जिससे रह रहकर पाल के फोन की घंटी टनटनाने लगती। गर्ग के फोन सबसे अधिक आते। गर्ग ताजमहल होटल में हौजरी की एक दुकान में मुनीम था। मालिक लोग लुधियाना में थे, लिहाजा उसे ऊपर की आमदनी भी हो ही जाती थी। वह अपनी बीवी से बेतरह डरता था। उसने बंगालिन से शादी की थी और इस शादी में उसने तन मन धन सब खो दिया था। वह दरअसल प्यार का मारा हुआ आदमी था। बंगालिन से प्यार का एक छींटा मिलते ही वो उस पर फिदा हो गया और बाप के मरते ही अपनी सारी जायदाद बंगालिन के नाम कर दी और खुद हौजरी की दुकान में मुनीम हो गया। उसके चेहरे पर, होठों पर सफेद कोढ़ था। औरत को पाकर उसका जीवन सार्थक हो गया, मगर जल्दी ही वह मनोचिकित्सकों से परामर्श लेने लगा कि उसकी पत्नी होठ पर चुंबन नहीं देती। संभोग से उसे वितृष्णा है। गर्ग अगर प्यार के अतिरेक में बच्चे को चूम लेता तो बंगालिन कई हफ्तों के लिए विनोबा भावे की तरह मौन व्रत धारण कर लेती। अस्पतालों के चक्कर लगाकर वह थक गया तो चाल के एक सफल डॉक्टर से परामर्श लेने लगा। डॉक्टर बापट नया नया डॉक्टर हुआ था और धंधे की
अपेक्षाओं से अपरिचित था। नतीजा यह हुआ कि शीघ्र ही गर्ग की ये बातें चाल में फैल गई। मेडेकर नाम के लाइनों ऑपरेटर से डॉक्टर की मित्रता थी, जो गर्ग के बगल वाले कमरे में रहता था। इन अफवाहों का असर यह हुआ कि एक दिन गर्ग को सपना आया कि उसकी पत्नी डॉक्टर बापट के प्रेम पाश में फंस गई है। गर्ग बेचैन हो गया। उसने सपने को सच मान लिया और उदास रहने लगा। दुकान से असमय उठ आता और चेकिंग करके लौट जाता। पाल को पाल को गर्ग जैसे वहमी किस्म के ग्राहकों से बहुत असुविधा होती थी। गर्ग का फोन आता तो उसकी बीवी कहलवा देती, टिंकू को दस्त आ रहे हैं, उनसे कहो फोन न करे। पाल इस बात से चिढ़ जाता। उसे तब तक चवन्नी नहीं मिलती थी जब तक बात न हो जाए। गर्ग बात भी क्या करता था, चिल्लाता था, बच्चे की फीड में 5 बूंद पिप्टाल जरूर मिला देना, फिर भी पेट ठीक न हो तो केल्टिन सस्पेंशन दे देना, जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लेना, मैं बापट से सलाह कर लूंगा। गर्ग साहब 3 मिनट हो गए, अब दुगना पैसा देना होगा, पाल कहता। वैसे ग्राहक से ज्यादा बात करना पाल के स्वभाव में नहीं है। पैसे उगाने का काम प्रायः उसकी बेटी ही करती है। सबसे छोटी बेटी रेणु। रेणु अब स्कूल नहीं जाती। सुबह नहाकर खुद ही धोया हुआ फ्रॉक पहन लेती है और फोन के निकट रखे स्टूल पर ऊँघने लगती है। एक दिन गर्ग का फोन आया तो रेणु ने फटाक से कह दिया कि वह बंगालिन को नहीं बुलाएगी, वह खाली पीले बॉम्ब मारती है और चवन्नी भी नहीं देती। पाल ने चौंक के बिटिया की ओर बड़े स्नेह से देखा। कितना अच्छा है, उसकी बेटी अब बात बात पर परेशान नहीं करती और स्वयं ही निर्णय ले लेती है। गर्ग ने कहा कि उसकी बीवी अगर फोन नहीं भी सुनती तब भी वह चवन्नी देगा। तब से रेणु बैठे बैठे चवन्नियां कमाने लगी। गर्ग का फोन आता है तो वह होल्ड ऑन कहकर कमरे में नाचने लगती है और थोड़ी देर बाद आवाज में खींच भर कर कहती है, बंगालिन दरवाजा भी नहीं खोलती। एक दिन गर्ग से बीवी की यह उदासीनता बर्दाश्त न हुई और वह तीखी दोपहर में घर चला आया। यह संयोग ही था कि बंगालिन सोई हुई थी। गर्ग के लाख खटखटाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। गर्ग को विश्वास हो गया था, जब उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती तब अवश्य डॉक्टर बापट उससे रंगरेलियां मनाता होगा। पाल अपनी बेटी की इन शरारतों पर ध्यान नहीं देता। यह लड़की दिन भर में 5 रुपए की रेजगारी जमा कर लेती थी। आने वाले कॉलों में कुछ खर्च भी नहीं होता था। इस लिहाज से रेणु दिन भर में 2.5-3 रुपए तो कमाई लेती थी। पाल के लिए यह पर्याप्त था। लड़की अपना काम दिलचस्पी और जिम्मेदारी से कर रही थी। जिस किसी का भी फोन आता, रेणु घोड़े की चाल से भागती और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालती। ग्राहक के रिसीवर रखते ही वह चवन्नी वसूल लेती। उसके आगे किसी का बहाना न चलता। रेजगारी न होती तो वह हाफते हुए डाक खाने तक जाती और रेजगारी ले आती। डाक खाने के बाबू लोग उसे पहचानने लगे थे। प्रकाश को रेणु ने खुली छूट दे रखी थी कि वह भी अपने विजिटिंग कार्ड पर उसका फोन नंबर दे दे, मगर प्रकाश कहीं विजिट ही नहीं करता था। रेणु को प्रकाश पर दया आ गई। उसने कहा, प्रकाश का फोन आएगा तो वह उससे बुलाने के पैसे नहीं लेगी। मगर प्रकाश को पाल की ही तरह किसी के फोन का इंतजार था ही नहीं। प्रकाश के कमरे में पाल के फोन की टनटनाहट स्पष्ट सुनाई देती थी। प्रकाश को कभी नहीं लगा कि टनटनाहट उसके लिए हो सकती है। पाल पर भी इस घंटे का कोई असर नहीं होता। रेणु आसपास न हो तो वह रिसीवर भी नहीं उठाता। दिन में पाल जितना ही शांत नजर आता, पी के लौटने पर उतना ही अशांत और खूंखार हो जाता। घर की चीजें इधर उधर पटकने लगता। एक बार तो उसने खाट के नीचे पड़े पत्नी के ट्रंक पर इतने जोर से लात मारी कि उसके पांव के अंगूठे का नाखून छिल गया। कई बार वो भोजन की थाली बाहर मैदान में पटक देता, फिर थोड़ी देर बाद स्वयं ही उठा लाता। उसकी पत्नी की आवाज बहुत कम लोगों को सुनाई देती, मगर वह सुई की तरह कोई न कोई बात अवश्य चुभो देती होगी कि पाल आपे से बाहर हो जाता। शुरू शुरू में पाल के पास मीत फिल्म का एक रिकॉर्ड था और ग्रामोफोन। गाना सुनते ही उस पर ऐसा पागलपन सवार हो जाता, वह कमरे में तेज तेज चलने लगता और कई बार अपने कपड़े तक फाड़ने लगता। आखिर जब पाल ने महसूस किया कि इस गीत के चक्कर में उसके बहुत से कपड़े तार तार हो चुके हैं, वह चुपके से मीत का एकमात्र रिकॉर्ड नाले में फेंक आया और देर तक गुमसुम बैठा रहा। जो ही पाल की पत्नी कपड़े बदलकर कमरे में आती, पाल बड़बड़ाने लगता। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती।
बच्चे कमरा छोड़कर भाग जाते और दालान में गर्ग के घर की रोशनी में लूडो खेलने लगते या माँ और बाप के साथ साथ रोने लगते। झगड़े के दौरान पाल को अपना कमरा छोटा लगता। अक्सर वह कमरे से बाहर निकल आता और तमतमाता हुआ इधर से उधर घूमने लगता। बच्चों पर नजर पड़ जाती तो एक ही ठोकर से लूडो पलट देता। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाल की बीवी 12 नंबर के संतोष से फंसी है। संतोष चाल का एकमात्र कुंवारा था। वह स्वस्तिक में फोरमैन था। हमेशा चुस्त दुस्त दिखाई देता। चाल में 12-14 वर्ष के बच्चों से उसकी खूब दोस्ती थी। उसे दफ्तर में देर हो जाती तो बच्चे बेचैन हो जाते। जब तक संतोष चाल में रहता, कोई न कोई बच्चा उसके कमरे में जरूर रहता। कोई स्कूल के लिए रद्दी ले जाने का बहाना करके आता, कोई दीदी के लिए उपन्यास ले जाने का, कोई रेखागणित का सवाल हल कराने। आखिर तंग आकर मोटू के बाप ने मोटू को ट्यूशन रख दी ताकि सवाल समझने के लिए उसे बार बार संतोष के पास न जाना पड़े। कुछ लोगों ने यह भी उड़ा दिया कि संतोष बच्चों को खराब करता है, मगर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। संतोष दिखने में इतना सरल, भोला और शर्माऊ लगता था कि उसके बारे में कुछ न कुछ उड़ती ही रहती। लोगों को पूरा विश्वास था कि पाल का पारिवारिक जीवन इसी संतोष ने नष्ट किया है। सारे गड़बड़ घोटाले की वही जड़ है। वे तो यहाँ तक माने थी कि एक दिन संतोष पाल की बीवी के साथ गायब हो जाएगा। वह अपना सूटकेस होल्ड ऑल लेकर कभी दफ्तर के काम से बाहर गांव जाता तो वे सोचती आज पाल की बीवी भी नहीं लौटेगी। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। पाल की बीवी भी लौट आई और 2-1 दिन के बाद संतोष भी। किसी न किसी बात को लेकर बीवी से उलझ जाना पाल की आदत हो गई थी। झगड़े के बाद पाल आत्महत्या की धमकी देकर सो जाता। जब पाल की पत्नी को विश्वास हो गया कि पाल कभी आत्महत्या नहीं करेगा और जस तस बच्चों को पाल ही लेगा, वह निश्चिंत होकर एक दिन गायब हो गई। पाल हताश होकर घर में पड़ा रहा। उसने पुलिस तक को खबर नहीं की कि उसकी बीवी गायब हो गई है। कुछ लोगों ने सूचना दी उसकी बीवी माला सिन्हा के ड्राइवर के साथ भाग गई है। मगर पाल बोला, राम सिंह ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे 8 वर्षों से जानता हूँ। उसकी पत्नी इस चुड़ैल से कहीं सुंदर है। किसी ने पाल को बताया कि वह खार स्टेशन पर एक बूढ़े सिख के साथ चाय पी रही थी। वह बूढ़ा सिख मेरी बीवी का बाप है और वह खार में ही रहता है, पाल बोला। इस समय चाल में सन्नाटा था। एक व्यक्ति कब से अपने कमरे का दरवाजा पीट रहा था। प्रकाश ने देखा गर्ग पड़ोस की खटिया पर बैठा धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया जा रहा था। प्रकाश को देखकर वह झेप गया और उसकी तरफ चला आया। मैं बहुत दिनों से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, गर्ग झेपते हुए बोला। कीजिए। सवाल कर जरूर आपको मूर्खतापूर्ण लगेगा, मगर मेरी इच्छा है कि आप इसका जवाब जरूर दें। कहिए। औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? गर्ग ने पत्थर की तरह प्रकाश के ऊपर सवाल लुढ़का दिया। जो मर्द के बारे में है, प्रकाश ने कहा। मर्द के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। औरतों के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है, मगर मर्द के बारे में उतनी अच्छी नहीं, प्रकाश बोला। प्रकाश गर्ग की समस्या से परिचित था। जो आदमी पिछले 1.5 घंटे से अपने घर का दरवाजा खटखटा रहा हो, उसके लिए यह उत्तर बहुत निराशाजनक हो सकता था। गर्ग परेशान सा वहां बैठा रहा। गर्ग का ख्याल था कि प्रकाश अवश्य कोई ऐसी बात कहेगा जिससे उसकी संतप्त आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। आप जानते ही होंगे, प्रकाश ने गर्ग की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। किरण नौकरी पर जाती है और मैं घर में गुलछर्रे उड़ाया करता हूँ। दाल रोटी की चिंता मुझे नहीं है। कपूर को देखिए, मेडेकर को देखिए, जिंदगी से कितने संतुष्ट है। शाम को जब मेडेकर दंपति एक एक बच्चा कंधे से लगाकर घूमने निकलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। संतोष की शादी नहीं हुई, कितना गमगीन रहता है। दरअसल औरत के बिना आदमी अधूरा है। आप ही सोचिए, शादी से पहले आपकी क्या हालत थी। मैं तो आपसे तब परिचित नहीं था। आप खुद ही बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप शून्य में जी रहे हैं? अब निश्चित रूप से आपका दिल सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता होगा। पहले कौन आपके लिए इतनी लगन से मछली बनाता होगा?
क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? आप जैसे लोगों से मुझे बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, गर्ग ने कहा और टांग हिलाने लगा। गर्ग ने एक सिगरेट प्रकाश को दी और एक खुद सुलगा ली। आप कभी कोलाबा की तरफ नहीं आ जाते? वह क्षेत्र मेरे लिए वर्जित है। बेकार आदमी कोलाबा की सड़कों पर घूमेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने बहुत जगह अर्जियां दे रखी है, मगर इधर मंदी है, नई नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं। मंदी तो सब जगह है, हौजरी लाइन भी चौपट हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व हमारा 6 लाख का धंधा था, अब प्रतिष्ठान का खर्च मुश्किल से निकलता है। प्रकाश को हंसी आ गई। प्रतिष्ठान का मुनीब इस तरह दोपहर में उठ उठ कर आता रहेगा तो रहा सा धंधा भी तो चौपट हो जाएगा। सिगरेट पीकर और प्रकाश से बतियाकर गर्ग का तनाव स्खलित हो गया था। वह उठा और प्रकाश से हाथ मिलाकर चला गया। जाकर वह दोबारा दरवाजा पीटने लगा। प्रकाश ने कुर्सी खिसका ली और इस दृश्य का मजा लेने लगा। गर्ग के दरवाजे पर चाक से लिखा हुआ था, 1 से 4 के बीच दरवाजा न खटखटाना। इस बीच बंगालिन पोस्टमैन को भी दरवाजा नहीं खोलती थी, मगर आज गर्ग का सितारा बुलंद था। इससे पूर्व कि वह दरवाजा पीटते हुए थक जाता और खटिया पर बैठकर दरवाजा पीटने लगता, बंगाली ने दरवाजा खोल दिया और गर्ग के घुसते ही बंद भी कर दिया। अंदर पहुंचकर गर्ग को बहुत अफसोस हुआ। उसने पाया बंगालिन घर में अकेली थी। डॉक्टर बापट का घर में कहीं नाम निशान भी नहीं था। वह सरदर्द का बहाना करके लेट गया। उसने शिकायत भी नहीं की कि वह कितनी देर से दरवाजा पीट रहा था। उसे अपने सपने पर अब क्रोध आ रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि उठकर कपाट पर बंगालिन की ही शैली में चाक से लिख दे, सपने पर विश्वास ना करना। बच्चों के स्कूल से लौटते ही चाल में नया जीवन आ गया। कृष्णा छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर घर पहुंचाने लगा। पार्क के पास खोमचे वालों की भीड़ लग गई। अब किरण भी लौट ही रही होगी, प्रकाश ने सोचा। वह बहुत बेताबी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अवश्य आज गुणवंत राय की रिपोर्ट कर दी होगी। किरण चुपचाप यंत्रणा भोगने की आदि नहीं है। बहुत संभावना है मामला रजिस्ट्रार अथवा कुलपति तक पहुंच गया हो। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। अच्छा होता वह सुबह मुझे अपने साथ ले जाती। गले में रुमाल बांधकर उसके कॉलेज के 2 एक चक्कर तो लगा ही सकता था। गुणवंत राय कॉलेज में घुसने लगता तो ऐसी पटकी देता कि मुंह के बल गिर पड़ता। गुणवंत राय को पागल खाने, हवालात अथवा अस्पताल में से किसी न किसी स्थान का चुनाव करना ही होगा। चाल के पास आकर एक कार रुकी तो प्रकाश को पहचानने में देर न लगी। यह शिवेंद्र की छोटी मॉरिस थी। यह कमबख्त आज कहाँ से टपक पड़ा? गुणवंत राय की सिफारिश लेकर आया होगा। इसका मतलब हुआ गुणवंत राय रात भर सोया नहीं, हमारे दोस्तों का पता लगाते रहा। बहुत सोच विचार करके उसने शिवेंद्र को इस काम के लिए चुना होगा। मैं शिवेंद्र से साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, भैया यह मामला दोस्ती की परिधि में नहीं आता। शिवेंद्र कार से अकेला नहीं निकला। संजना और सुनंदा भी साथ थी। प्रकाश को लगा मामला कुछ दूसरा है। गुणवंत राय की बात न हुई तो उसके लिए 5 मिनट भी शिवेंद्र को सह पाना मुश्किल हो जाएगा। वह एक दूसरी दुनिया का बाशिंदा है। शराब, लड़कियां और चंद बोसीदा शेर उसकी जिंदगी है। ऐसे में कहीं किरण आ गई तो सब चौपट हो जाएगा। यह दूसरी बात है कि शिवेंद्र ने प्रकाश को हमेशा आकर्षित किया है, मगर किरण को उसने उससे चिढ़ है। प्रकाश को अच्छा लगता है। शिक्षा और पूंजी के अभाव में भी वह मजे से दिन काटता है। 2 चीजें तो उसके पास थी ही, एक मॉरिस और एक नन्ही सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पार्क डेविस एंड ली। पार्क डेविस एंड ली कौन थे शिवेंद्र नहीं जानता। नाम उसे अच्छा लगा, उसने रख लिया। संयोग से उसे 2 एक बहुत अच्छी मॉडल मिल गई जिनके बल पर वह एक न एक अच्छे अकाउंट का जुगाड़ कर लेता। प्रकाश से शिवेंद्र का परिचय एक मारवाड़ी सहपाठी के यहाँ हुआ था। तब से वह 2-3 बार शिवेंद्र की पार्टी में हो आया था। नगर के कॉटन मैग्नेट सेठ मनुभाई के यहाँ लड़की पैदा हुई। शिवेंद्र ने ताजमहल में पार्टी फेंक दी। निरंजन बिड़ला की सगाई पर उसने अपने घर में पार्टी दी और एक ही शाम में हजारों रुपए फूंक दिए। शराब और लड़कियां उसकी पार्टी में प्रचुर मात्रा में होती।
एक एयर होस्टेस, वह बहुचर्चित मॉडल मिस परसिस खंबा था। यह भारत सुंदरी पाटन वाला, यह शर्मिला टैगोर प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री। प्रकाश ने इतनी सुंदर लड़कियां एक साथ इतने निकट से नहीं देखी थी। वह घंटों लड़कियों से बतियाता हुआ रहता। पार्टी खत्म होने से पहले ही शिवेंद्र नशे में धुत होकर सो जाता। श्रीमती शिवेंद्र मेहमानों को विदा करती। पार्टी से लौटते हुए प्रकाश पाता कि वह अपनी मनहूसियत वहीं फेंक आया है। मगर किरण को यह सब शोर शराबा सख्त नापसंद था। वह अक्सर कहती, शिवेंद्र को ज्यादा मुंह मत लगाया करो, मुझे वह आदमी ठीक नहीं लगता। शिवेंद्र से चिढ़ने का कारण किरण के पास एक और भी था। शिवेंद्र ने पिछले वर्ष तय कर लिया कि न्यू ईयर ईव किरण की ओर से मनाई जाएगी। उसने बॉम्बोली में अपने बहुत से मित्रों को आमंत्रित कर रखा था। वहां किरण और प्रकाश का कई लोगों से परिचय हुआ। किरण का नाम बार बार आ रहा था। वह इतना प्रसन्न हो गई कि हंस हंस कर बिल चुकाती रहती। दूसरे दिन उसने पाया घर में अनाज के लिए भी पैसा नहीं है। तभी से वह शिवेंद्र फ्रॉड कहने लगी। शिवेंद्र और किरण दोनों एक दूसरे को फ्रॉड कहने लगे। शिवेंद्र ने आते ही विस्की की बोतल मेज पर रख दी और लड़कियों से कहा, जहां कहीं जगह मिले बैठ जाए। मेज की चारों टांगे हिल रही है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बोतल लुढ़क जाए। प्रकाश ने कहा, आज बोतलों की कमी नहीं है, शिवेंद्र बोला। प्रकाश ने सुबह से बिस्तर भी साफ नहीं किया था। संजना खाट पर बैठ गई और सुनंदा किताबों के रैक से जा लगी। प्रकाश दोनों लड़कियों से परिचित था। उसने कभी नहीं सोचा था यह शिवेंद्र का बच्चा किसी दिन इन लड़कियों को भी उसका घर दिखा देगा। घर में तीसरे आदमी के लिए बैठने की भी जगह न थी। उसने सोचा कि गर्ग के यहाँ से दो एक कुर्सियां उठा लाए। कुर्सियां आ गई तो हो सकता है कि ये लोग यहीं जम जाए। वह चाहता था किसी तरह किरण के आने से पहले इन्हें विदा कर दे। घर में जगह नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं कौन सा इन लड़कियों से शादी करने की सोच रहा हूँ जो इन्हें देखकर परेशान हो। मैं तो इन्हें बुलाने नहीं गया था। शिवेंद्र को सोचना चाहिए था कि मेरे घर में बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। अब क्या इन्हें सर पर बिठा लूं? शिवेंद्र उठा और रसोई से 3 गिलास और एक कप उठा लाया। तीनों गिलास अलग अलग मेल के थे। उसने संजना को चाबी दी कि जाकर डिक्की से बर्फ निकलवा लाए। संजना घर में ऐसे चल रही थी जैसे कीचड़ में चल रही हो। दरवाजे पर चाल के बच्चों की भीड़ लग रही थी। प्रकाश ने उठकर पर्दा गिरा दिया। हम लोग आज मड आइलैंड पर मिडनाइट पिकनिक मनाएंगे। तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किरण से कहा, कुछ पराठे सेक ले और साथ में नींबू का अचार ले ले, जो उसकी माँ भेजा करती है। वैसे तो हमारे पास बहुत से कबाब है। किरण को रशियन सैलड बहुत पसंद है, वह लेते आए। शिवेंद्र बोला, बाकी लोग तो अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। मैंने तय कर रखा था, जिंदगी में कभी अंधेरी से गुजरा तो तुमसे अवश्य मिलूंगा। किरण तो अभी कॉलेज से नहीं लौटी। दूसरे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो जाएगी, शिवेंद्र बोला। मैं उसका फ्रॉड नहीं चलने दूंगा। संजना थर्मास ले आई तो शिवेंद्र ने सबके गिलास में थोड़ा थोड़ा बर्फ डाल दिया और खुद कप उठा लिया। चीयर्स! शिवेंद्र अपना कप भी सिर से ऊपर ले गया। चीयर्स! सब ने कहा और पीने लगे। यहाँ कहीं फोन है? शिवेंद्र ने पूछा। हाँ है, 1 नंबर में। जरा दफ्तर में फोन पर मारिया से कह दो कि शिवेंद्र यहाँ है और 1 घंटे तक इस फोन पर उपलब्ध है। शिवेंद्र ने गटागट अपना प्याला खाली कर दिया। प्रकाश ने इधर उधर चवन्नी ढूंढी, उसे कहीं न मिली। एक दिन उसने रसोई में एक कटोरी में कुछ रेजगारी देखी थी, मगर आज वह कटोरी भी नहीं मिल रही थी। क्या ढूंढ रहे हो? रेजगारी। शिवेंद्र ने पर्स खोला और एक 10 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। इधर रेजगारी की शहर में बहुत कमी है। प्रकाश ने नोट थाम लिया और पाल के कमरे की ओर चल दिया। वह खुश था कि कुछ समय के लिए तो शिवेंद्र से दूर हो सका। दोनों बंदरियां घर में कैसे फुदक रही हैं। किरण आएगी तो सबको सीधा कर देगी। मॉडल होंगी अपने घर पे। प्रकाश को उनकी हरकत पर क्रोध आ रहा था। इच्छा उसकी हो रही थी अंधेरी चला जाए और किरण को लेकर तब तक कहीं बैठा रहे जब तक ये चंडाल चौकड़ी लौट नहीं जाती। पाल कुर्सी पर उकड़ू बैठा था। टाइपराइटर केस में बंद था। मेज पर कोई कागज नहीं था, जैसे पाल ने यह धंधा बंद करने का निर्णय ले लिया हो।
बच्चे भी कोनों में दुबके हुए थे। पाल साहब, प्रकाश ने धीरे से कहा। पाल ने आंखें उठाई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उनमें लहू था और कुछ नहीं था। प्रकाश सहम गया। वह आदमी किसी भी समय बदतमीज हो सकता है। मैं शायद बहुत गलत समय पर आ गया। लगता है आपकी तबीयत नासाज है। मुझे जरूरी फोन करना था। कीजिए। फोन नहीं कटा, यही गनीमत है, वरना कोई मेरे घर की तरफ ताकता भी नहीं। प्रकाश ने फोन मिलाया। मारिया मिल गई। उसने शिवेंद्र का संदेश दे दिया और पाल के सामने 10 का नोट फैला दिया। रेजगारी हो तो दे दीजिए। नहीं है। फिर कभी दे दीजिएगा। प्रकाश लौटने लगा तो पाल ने आवाज दी। कल तक के लिए क्या आप 10 का नोट स्पेयर कर सकते हैं? आप दे सके तो दे दीजिए। कल 11 तक लौटा दूंगा। पाल ने मेज के ड्रॉअर से 100 रुपए का एक चेक निकाला और प्रकाश को दिखाते हुए बोला, यह कल की तारीख का चेक है, बेरर चेक। आप चेक रख सकते हैं। कल मुझे 90 रुपए लौटा दीजिए। दरअसल यह 10 का नोट मेरा नहीं है, शिवेंद्र ने फोन के लिए दिया था। कोई बात नहीं। रेणु कहाँ है? प्रकाश ने पूछा। दरवाजे में मुंह छिपाए रो रही है। क्यों? उसकी माँ भाग गई, 2 दिन से घर नहीं आई। आपने कहीं पता कराया? कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो बता कर गई है। कहती है मैं गरीबी में नहीं रह सकती। प्रकाश चुपचाप खड़ा देखता रहा। 10 का नोट उसके हाथ में था। उसने पाया उसकी कमीज या पाजामे में कोई जेब नहीं थी कि ठूंस ले। वह गरीबी में नहीं रह सकती और मैं गरीबी से उबर नहीं सकता। मैंने बहुत हाथ पांव मारे। जिसकी तकदीरी फूट गई हो वह क्या कर सकता है? जाते हुए वह एक और दिलचस्प बात कह गई है कि उसने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार डिस्कवर किया है कि प्यार किसे कहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, उसके 4 बच्चे हो गए मगर उसे प्यार का एहसास नहीं हुआ, पाल ने कहा। प्रकाश ने देखा शिवेंद्र बालकनी में खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लीजिए, आप 10 रुपए ले लीजिए, मैं अपने मित्र से कह दूंगा, प्रकाश बोला। आप मुझ पर दया करके 10 रुपए दे रहे हैं? मैं दया का पात्र नहीं बना रहना चाहता। आपका मित्र चाहे तो 90 रुपए में 100 का यह चेक खरीद ले। किसी ऐसी वैसी पार्टी का नहीं है। ओपी रल्लन ने खुद दस्तखत किया है। आप 10 रुपए रखिए, प्रकाश ने कहा। मैं अपने मित्र से यह प्रस्ताव नहीं रख सकता। उसके साथ कुछ दूसरे लोग भी हैं। प्रकाश ने 10 का नोट पाल की मेज पर रख दिया और बाहर निकल आया। सूरज डूबने को हो रहा था। किरण को अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने सोचा, शिवेंद्र की गाड़ी में उसे अंधेरी तक देखा है। अंधेरी जाकर क्या करेगा? हो सकता है वह बस में बैठ चुकी हो या किसी वजह से गाड़ियां ही अस्त व्यस्त हो। तभी पाल का बड़ा बेटा तीर की तरह प्रकाश के पास से निकल गया। अंकल, रसगुल्ले लेने जा रहा हूँ, खाओगे? रेणु के लिए गुड़िया गुड़िया लाऊंगा और अपने लिए पतंग। बच्चा बकता हुआ भागे जा रहा था। कुछ ही देर में वह आंखों से ओझल भी हो गया। प्रकाश ने पलटकर देखा। पाल के घर का माहौल एकदम बदल गया था। बच्चे लोग इधर उधर से निकलकर बाप से चिपक गए थे। कोई बाप के कंधे पर सवार हो गया और कोई कमर से लटकने लगा। शायद बच्चों को प्रसन्न करने के लिए ही पाल को पैसे की जरूरत थी। तुम्हारा 10 का नोट मैंने पाल को दे दिया। उसकी बीवी भाग गई है और बच्चे रो रहे हैं। प्रकाश ने लौटकर घुसते ही शिवेंद्र से कहकर 10 रुपए से मुक्ति पा ली। शिवेंद्र ने इस बात में कोई दिलचस्पी न ली। वह इस समय दोनों लड़कियों को अपनी स्पेन यात्रा के अनुभव सुना रहा था। लड़कियां जानती है और शिवेंद्र जानता है कि लड़कियां जानती है कि वह कभी समुद्र पर नहीं गया। एक बार नेपाल गया था और वहां से सिफिलिस लेकर लौटा था। वह तब तुरंत सतर्क न हो जाता तो अब तक उसका जीवन नरक हो गया होता। इस समय शिवेंद्र वही पुराना किस्सा सुना रहा था कि कैसे मैड्रिड में एक युवती ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा था। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गई। दरअसल शिवेंद्र ने अपनी जवानी के दिनों में जो दो एक उपन्यास पढ़ रखे थे, अक्सर उनके नायकों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता रहता। शिवेंद्र की शादी के समय उसके एक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्र के पास उपहार देने को केवल जॉन क्रिस्तोफ था। शिवेंद्र ने जस का तस उपन्यास पढ़ लिया। पढ़ क्या लिया, पढ़ पढ़कर अपनी बीवी को प्रभावित करता रहा कि वह पढ़ाकू किस्म का आदमी है। उपन्यास पढ़कर वो वर्षों
अपने को क्रिस्तोफ समझता रहा। उसे विश्वास हो गया जहाँ क्रिस्तोफ कोई और नहीं, शिवेंद्र ही है। शिवेंद्र ने देखा कि लड़कियां उसकी बात से प्रभावित नहीं हो रही और प्रकाश भी इधर उधर ताक रहा है, तो उसने समझ लिया कि वह यह किस्सा जरूर दोहरा रहा होगा। अक्सर उसके दोस्त शिकायत करते हैं कि वह एक ही बात को महीनों किसी न किसी प्रसंग में दोहराया करता है। वैसे शिवेंद्र का बात करने का अंदाज इतना रोचक और आवाज इतनी संवेदनपूर्ण थी कि कोई भी आदमी उसकी बात को 5-6 बार तो आसानी से बर्दाश्त कर ही लेता था। तुम्हारी बीबी लौट आई है और लौटते ही और बड़ी बेनिया जी और अफसाना निगारे के अंदाज में तथाकथित रसोई में घुस गई है। उससे पूछकर बता दो कि उसे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। कब आ गई? प्रकाश ने पूछा। जब तुम फोन करने गए थे। तुम साले पाल की बीबी की चिंता में मरे जा रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी बीबी की भी हालत खस्ता है। तुमने कहीं अपना इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो पाल का हुआ बताते हो। यह दूसरी बात है कि तुम्हारे पास रोने के लिए बच्चे नहीं, दोस्त ही बचेंगे। शिवेंद्र की बात से लड़कियों को बड़ा मजा आया। वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। किरण अपनी सूरत की साधारणता के बावजूद पार्टियों में इन लड़कियों पर हावी रही है। दोनों लड़कियां सुंदर हैं, मगर बात करने में फिसड्डी। वे अपनी बात से नहीं, मुस्कुराहट से प्रभावित करती हैं। प्रकाश ने संजाना की तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुरा दिया। शिवेंद्र के घर की लिफ्ट में उसने एक सिंधी फाइनेंसर को संजाना से लिपटे देख लिया था। संजना ने भी प्रकाश को देख लिया था। प्रकाश ने इस तरह देखते हुए पाकर वह अपनी घड़ी को देखने लगी थी। अब समय आ गया पार्टनर कि तुम भी फिट हो जाओ। तुम्हारे को सामने कोई चारा ना हो तो पार्क डेविस एंड ली तो है ही। तुम इंजीनियर आदमी हो, कुछ ना कुछ तो पीट ही लोगे। इधर कमानीज का बहुत शोर है। सुनते हैं इस वर्ष वे 5 लाख का अकाउंट दे रहे हैं। तुम अगर तय कर लो तो अकाउंट हथियार लोगे। 5% का कमीशन तो कोई भी दे देगा। पार्क डेविस एंड ली तो 7.5% तुम्हारे नाम डेबिट कर देगी। तुम्हारा सहपाठी चंद्रा चौकसी उनका पीआरओ है। कहो तो अभी तुम्हारा नियुक्ति पत्र टाइप करवा दूं। कमारिस को हमारे मॉडल भी पसंद है। कंपेन के बारे में निश्चिंत रहो। लोग अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होने के लिए वर्षों जूते चटकाते हैं। यहाँ पार्क डेविस एंड ली का सोल प्रोप्राइटर तुम्हारे घर में तुम्हें यह ऑफर दे रहा है। शुरू में कृष्णमूर्ति हमारे यहाँ 400 पाता था, अब प्रतिभा से 4 फिगर्स ड्रॉ कर रहा है। पार्क डेविस एंड ली का आदमी बेकार नहीं रहता। सुनंदा से ही पूछ लो, उसका उसे कितना प्रलोभन दे चुके हैं। मगर सुनंदा को मालूम है हमारे यहाँ उसका भविष्य सुरक्षित है। तुम इस लाइन में नए आओगे, शुरू में ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मगर ये तय है कि पहले ही रोज तुम्हारी वार्डरोब बनवा दूंगा। तुम जल्दी ही जान जाओगे। हमारा खेल दिखावे का खेल है। मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, चर्च गेट में दफ्तर ले लो, नीचे इम्पाला खड़ी रहे, फिर देखो कैसे एएसपी की ऐसी तैसी करता हूँ। प्रकाश शिवेंद्र से पूरा का पूरा यही भाषण कई बार सुन चुका था। शिवेंद्र बात कर रहा था और प्रकाश लगातार रसोई की तरफ देख रहा था। शिवेंद्र की बात खत्म हो तो वह किरण से हालचाल मालूम करे। किरण ने आज जरूर गुणवंतराय का सिर फोड़ दिया होगा। प्रकाश ने रसोई में झांक कर देखा। किरण तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। आटे के कनस्तर पर उसकी किताबें पड़ी थी। रसोई में जाकर ही वह किरण को देख आया। वह एक कोने में दुबकी चाय पी रही थी। ये लोग अचानक चले आए। शिवेंद्र को धीरे से समझा दो कि हम नहीं जा पाएंगे। प्रकाश ने कहा, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है। सुबह 7 से निकली, अब लौटी हूँ और तुमने मेरे लिए दूसरे काम निकाल रखे हैं कि मैं कहीं सुस्ता न लूं। रात को भी ठीक से सोने नहीं देते। कह दो जाकर मैं पराठे नहीं सेकूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़े हो? जाकर दोस्तों के संग पियो और मौज उड़ाओ। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि कॉलेज चले आते। मेरी मौत भी हो जाए तुम पर असर नहीं पड़ेगा। पुरुष हो ना। कहते हुए किरण रोने लगी। प्रकाश ने वहां खड़े रहना उचित न समझा। वह खड़ा रहेगा, किरण बोलती जाएगी, किरण की आवाज अवश्य बाहर जा रही होगी। उसने यह सब धीरे से नहीं कहा था कि शिवेंद्र या लड़कियां न सुने। आखिर वह कलेजा मजबूत करके कमरे में आ गया। उसके मेहमान भी दीवारों वगैरह की तरफ ताक रहे थे।
शिवेंद्र ने प्रकाश को देखते ही जल्दी से उसके लिए एक पैक बनाया और उसके हाथ में थमाता हुआ बोला, परेशान मत हो यार, अभी थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसका नाराज होना तो जायज है, लड़कियां थकने पर अनाप शनाप बकाई करती हैं। सुनंदा, तुम जल्दी से आटा मल लो और संजना तुम आलू उबालो, तब तक किरण भी स्वस्थ हो जाएगी। प्रकाश ने कहा, इन्हें काम करते देख किरण ठीक हो जाएगी, वह जानता है। न बाबा, मुझसे यह सब नहीं होगा। सुनंदा ने तुरंत सिगरेट सुलगा ली और बोली, मुझे खाना आता है, पकाना नहीं। पकाने की जरूरत भी नहीं है, इतना खाना है हमारे पास कि सुबह नाश्ते तक जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो शिवेंद्र की जिद थी कि पराठे भी होने चाहिए। बीच बीच में इसके मध्य वर्ग के संस्कार जोर मारने लगते हैं। वह आज भी पराठों को पिकनिक से एसोसिएट करता है। जिद नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मैंने तो किरण को फ्लैटर करने के लिए कहा था। ये लड़कियां शायद जानती नहीं, मैं इन सबसे अच्छा खाना बना सकता हूँ। स्त्री तो अच्छी कुक हो ही नहीं सकती। आप बड़े से बड़े रेस्तरां में चले जाइए, मेल कुक ही मिलेगा। शिवेंद्र अपनी बात जारी रखता कि सहसा किरण कमरे में आ गई। उसके हाथ में उबले हुए अंडों की तश्तरी थी। चाय पीकर और मुंह धोकर वह स्वस्थ हो गई थी। वह प्रकाश के पास ही खटिया पर बैठ गई और बोली, आई एम सॉरी शिवेंद्र, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लड़कियां अंडे देखकर मचल उठी। यू आर स्वीट किरण, हम तो तुम्हारा मूड देखकर डर गई थी। ये लोग वर्किंग वुमन की परेशानी कभी नहीं समझ सकते। तभी कुकर की सीटी सुनाई दी तो किरण उठ गई। आलू उबल गए, मैं अभी तुम लोगों का टिफिन तैयार करती हूँ। अरे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास ढेर सा सामान है। तुम्हारा प्रिय रशियन सैलेड भी। तुम खुद ही जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रकाश को ले जाओ, मैं बेहद थकी हूँ। प्रकाश को हम अकेले नहीं ले जाएंगे, तुम्हें चलना ही होगा। आज मैं किसी सूरत में नहीं जा पाऊंगी। सब लोग मजे के मूड में हो और मैं थकान थकान चिल्लाती रहूं, यह मुझसे ना होगा। पिकनिक का मजा तभी है जब सब लोग नाचने गाने के मूड में हो। दूसरे सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। कामकाज के रोज तुम्हें मिड नाइट पिकनिक की क्या सूझी? सैटरडे नाइट को पिकनिक रखते ताकि संडे को सब लोग सो पाते। तुम लोग सुबह काम पर कैसे जाओगे? हमारे धंधे में इतवार का बंधन नहीं। दफ्तर में तो लोग आज भी ओवर टाइम कर रहे होंगे। इधर ग्लाइकोडिन के कंपेन पर हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। यह फिल्म भी एनिमेटेड फिल्म होगी। शुरू और अंत में केवल कुछ क्षणों के लिए मॉडल के शॉट होंगे। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों तुम वल्लभ ब्लैंकेट्स पर काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ? होना क्या था? फिल्म बन गई और रिलीज हो गई। अलग अलग रंगों के 25-30 ब्लैंकेट्स भी मिले शूटिंग के लिए, जो मैंने अपने मित्रों में बांट दिए। तुम लोगों के लिए भी मैंने बढ़िया सा कंबल रखा था। मगर तुम लोग तो बड़े आदमी हो, शिवेंद्र के यहाँ क्यों आओगे? ग्लाइकोडिन की फिल्म अंग्रेजी में भी डब होगी। अनुवाद तुम्हें करना होगा। 50 रुपए मिलेंगे, वे भी काइंड में, यानी विस्की की एक बोतल किंग्स ब्लेंड। अनुवाद पाल से करा लेना, वह 25 में कर देगा। किरण ने बोला। 10 तो तुम दे ही चुके हो, प्रकाश बोला। किरण ने कुकर की एक और सीटी सुनी तो भागकर रसोई में घुस गई। उसे याद आया, आलू का तो अब तक हलवा बन गया होगा। तुम्हारी बीवी एक जिद्दी औरत है, शिवेंद्र ने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। जाड़िया तो अब तक पहुंच गया होगा और गाली बक रहा होगा। चिंता मुझे चन्नी की है, कहीं लौट गया तो मनाने में हफ्तों खर्च हो जाएंगे। हम लोगों का फौरन से पेशतर रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिकनिक भी अपने धंधे में एक काम है। चन्नी और चन्नी की बीवी को पैम्पर करने के लिए ही मैंने मिड नाइट पिकनिक आयोजित की है। पहले ही भेंट में मैंने चन्नी की बीवी को चांद की ओर टकटकी लगाते देख लिया और तुरंत मिड नाइट पिकनिक का सुझाव रख दिया। चन्नी मूड आदमी है, बेबी की खुशी के लिए चलाएगा। वैसे उसे न चांद में दिलचस्पी है और न बालू रेत में, मगर उसके हाथ में 3 लाख का अकाउंट है। चन्नी कौन है? नया दोस्त है, कैप्टन चन्नी। शिपिंग कंपनी का अत्यधिक प्रभावशाली एग्जीक्यूटिव, किंग ऑफ किंग्स लेकर आने वाला है। शिवेंद्र ने प्रकाश को प्रलोभन दिया। किरण न जाती हो ना सही, तुम ही तैयार हो जाओ। मुझे माफ करो, जाना होता तो हम अब तक तैयार भी हो जाते। अगली बार चलेंगे। शिवेंद्र प्लीज मजबूर न करो, किरण रसोई में से बोली। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सोना चाहती हूँ। रेत पर सो जाना? नहीं, आज मन नहीं। किरण एल्यूमिनियम के रंगीन डिब्बे में कुछ पराठे भर लाई।
घर में एकमात्र डिब्बा था। अब यह सुबह अपना खाना किस चीज में ले जाएगी? प्रकाश सोचने लगा। किरण ने खड़े खड़े ही डब्बे के ऊपर कागज चढ़ा दिया और रिबन से बांधकर सुनंदा के हाथ में थमा दिया। लेकिन प्रकाश जा सकता है निसंकोच। मिडनाइट पिकनिक है, सुबह तक तो लौट आएगा। प्रकाश ने लड़कियों को उबाइयां लेते देखा तो बोला, अब इन लोगों को देर न करो, शिवेंद्र से मुलाकात हो गई यही बहुत है। शिवेंद्र ने सिगरेट फेंक दी और सिगार सुलगा लिया। किरण तुरंत नमस्कार की मुद्रा में खड़ी हो गई, जैसे उन लोगों की विदाई का इंतजार ही कर रही थी। लड़कियां कमरे से इस तरह निकली जैसे जेल से रिहा हुई हो। दोनों ने जीन्स पहन रखे थे और सिगरेट फूंक रही थी। चाल के बच्चों और महिलाओं में हलचल मच गई। तुम लोग नहीं आओगे, मैं जानता हूँ, शिवेंद्र जाते जाते बोला, मगर मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। आधी रात को बालू का एक घरौंदा बनाऊंगा और खुद ही फोड़ दूंगा। फिर उस वीराने में रात भर पड़ा रहूंगा। तुम सिर्फ भावुक हो रहे हो शिवेंद्र, किरण बोली। A toast of happy wishes for the best of everything at Mud Island। लड़कियां कार में धंस गई थी। चाल के बच्चे जोर लगा के हैया कहते हुए कार धकेलने की कोशिश कर रहे थे। गोद में बच्चे उठाए महिलाएं चाल की बालकनी पर जमा हो गई थी। शिवेंद्र की कार स्टार्ट हो इससे पूर्व ही चाल में एक और घटना हो गई। सब बच्चा लोग पाल के कमरे की ओर भागे। प्रकाश और किरण ने भी शिवेंद्र को हाथ हिलाकर विदा किया और वे भी दूसरे लोगों की तरह तुरंत पाल के कमरे की तरफ देखने लगे। अचानक ही पाल की बीवी लौट आई थी और अब पाल अकड़ रहा था। प्रकाश ने लक्षित किया। कुछ देर पहले पाल की आवाज में जो संजीदगी और उदासी थी, उसकी जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह फिल्मी नायक के अंदाज में कह रहा था, अब यहाँ क्या करने आई हो? निकलो फौरन, इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देख सकता। मुझे माफ करो और चली जाओ। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। सरदार जी, आप कल्पना नहीं कर सकते इस औरत ने मुझे कितनी परेशानी दी है। मेरे बच्चों का सत्यानाश कर डाला है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। बच्चों का मोहन होता तो मैं दूसरी शादी करके अब तक सुखी हो चुका होता। आप बराए मेहरबानी इसे मेरे सामने से हटा लीजिए। पाल की बीवी के साथ शायद उसका बाप आया था। वह चुपचाप इस नाटक को देखे जा रहा था। चाल के लोग जानते हैं, पाल की बीवी बोलने लगे तो पाल तुरंत शांत हो जाएगा। मगर वह चुप थी। उसका बाप भी चुप था। आखिर उसने अपनी पगड़ी उतारी और पाल के पांव पर रख दी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, तुम कुछ भी कहते रहो। मेरी पगड़ी की लाज रख लो। मेरी लड़की सती सावित्री है मगर नादान है। आज वह जो कुछ भी है तुम्हारी बनाई हुई है। मैंने तो तुम्हें एक भोली भाली बिटिया दी थी, तुम खुद सोच लो। सरदार दीवार पर टंगी अपनी बिटिया की शादी की तस्वीर देखने लगा। वह शादी के तुरंत बाद का चित्र था। पाल कोट पैंट टाई पहने अकड़ कर खड़ा था और उसके बगल में छुई मुई सी एक लड़की थी, आंखें झुकी हुई, गर्दन भी झुकी हुई। पाल ने तस्वीर की तरफ देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। मेज पर एक चम्मच पड़ा था। पाल ने चम्मच उठाया और पत्थर की तरह तस्वीर पर दे मारा। गुस्से में पाल का निशाना चूक गया। चम्मच दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। पाल के हाथ मेज पर दूसरी चीज तलाशने लगे। मेज पर लाल स्याही की दवात पड़ी थी। पाल ने दवात उठाकर तस्वीर पर पटक दी। तस्वीर चकनाचूर हो गई, दवात भी, और कमरे में लाल स्याही के नन्हे नन्हे तालाब बन गए। पाल के बच्चे कमरे के बाहर से इस दृश्य को देख रहे थे। फोन की घंटी बजी तो रेणु भागकर कमरे में गई और रिसीवर उठाकर अलग रखाई। फिर वह सहेलियों के साथ रस्सी टापने लगी। तोड़फोड़ से कमरे का तनाव कम हो गया था। पाल भी अब शांत नजर आ रहा था। उसने अपने पैरों से उठाकर पगड़ी सरदार जी के सर पर रख दी। पाल के दूसरे बच्चों ने भी कांड में दिलचस्पी खो दी और कटकर आती हुई पतंग के पीछे भाग गए। किरण और प्रकाश बिना एक दूसरे से बात किए कमरे में लौट आए। प्रकाश पलंग पर लेट गया और लेटते ही उसने दीवार की ओर करवट ले ली। किरण भी प्रकाश के निकट ही पलंग पर बैठ गई और प्रकाश का हाथ सहलाने लगी। प्रकाश इतना थक गया था और शिवेंद्र लोगों के प्रति किरण के व्यवहार से इतना निराश हो चुका था कि उसकी इच्छा न हुई कि किरण से पूछ ले गुणवंत राय का क्या हुआ। वैसे उसे थकान गुणवंत राय को लेकर ही तो आ गई थी।
नाराज हो प्रकाश? किरण ने प्रकाश को सहलाते हुए पूछा। किरण की आवाज अब मधुर एवं शांत थी। प्रकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उसी प्रकार दीवार की ओर देखता रहा। किरण ने उठकर किवाड़ बंद कर दिए। कमरे में अंधेरा हो गया, मगर उसने बत्ती नहीं जलाई। मैंने सोचा था तुम सुबह मेरे साथ चलोगे, तुम बाद में भी नहीं आए। मैं आना चाहता था, मुझे टिकट के लिए कहीं पैसे नहीं मिले। प्रकाश ने बिना करवट लिए कहा। अचानक उसे अच्छा बहाना मिल गया था। मेरी साड़ियों के नीचे अब भी 30 रुपए पड़े होंगे, तुम देख लो। तुमने साड़ियाँ कहाँ रखी मुझे मालूम नहीं। इस समय तुम जानबूझकर सता रहे हो। सॉरी, प्रकाश ने रुखाई से कहा। किरण प्रकाश को हिलाने डुलाने की कोशिश करने लगी। वह सीसा की तरह हिलने लगा। प्रकाश, किरण ने कहा और उसे यहाँ वहां से चूमने लगी। मैंने अभी देखा, तुमने खाना भी नहीं खाया, सुबह से भूखे पड़े हो। मेरा मन ठीक नहीं है, सोने दो मुझे। नहीं, तुम सो नहीं सकते। सहसा किरण के स्वर की कोमलता जाती रही और उसमें एक पेशेवर कठोरता आ गई, जो अध्यापकों के स्वर में अनायास कक्षा के बाहर भी आ जाती है। जब मेरा मन ठीक नहीं होता, तुम उस समय कुछ सोचते हो? मुझ में बात करने की शक्ति भी नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल देती हूँ। प्रकाश ने किरण के हाथ झटक दिए। किरण और भी निकट आ गई। तुम भी दूसरे गुणवंत राय हो। तुम में और पाल में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। हमेशा स्त्री पर हावी रहना चाहते हो। तुम चाहते हो वह तुम्हारे सामने रोती रहे और तुम आंसू पोंछकर बड़प्पन दिखाते रहो। तुम अपने को मन में कितना भी उदार समझो, स्त्री के बारे में तुम्हारे विचार सदियों पुराने हैं। तुम चाहते हो वह बिना किसी प्रतिरोध के तुम्हारे इस्तेमाल में आती रहे। यही समझते हो ना? यही नहीं, घर में मेरी औकात नौकरानी महाराजन और मारी से ज्यादा नहीं। झुठला सकते हो मेरी बात को? किरण अपना हाथ प्रकाश की बनियान के नीचे ले गई और जोर जोर से चिकोटियां काटने लगी। किरण के हाथ ठंडे थे। प्रकाश की रीढ़ के पास फुरफुरी सी होने लगी। उसकी इच्छा हुई वह किरण को ऐसा झटका दे कि वह खाट से नीचे गिर पड़े। इसे जरूर किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, प्रकाश ने सोचा और खाट पर आराम से पसर गया। प्रकाश को इस तरह जड़ और निरपेक्ष पाकर किरण उसे दांतों से काटने लगी। इसी संघर्ष में किरण ने कब अपने कपड़े फाड़ दिए या फेंक दिए, प्रकाश को इसका एहसास तब हुआ जब रह रहकर किरण का पुष्ट और निम्न वक्ष उसके सीने से टकराने लगा। वह अपना शरीर प्रकाश पर इस तरह पटक रही थी जैसे प्रकाश पत्थर की सिल हो और वह उससे टकरा टकरा कर चकनाचूर हो जाएगी। किरण की सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसके लिए मुंह से बोल पाना असंभव था, मगर वह फिर भी बोल रही थी। तुम्हें यही घमंड है ना कि तुम पुरुष हो, मुझसे ताकतवर हो, मुझसे श्रेष्ठ हो। यही समझते हो ना? हर पुरुष यही समझता है। मगर मैं आज तुम्हारे दिमाग से सदियों से बैठे या गलत फहमी को निकाल दूंगी। उत्तेजना के अंतिम बिंदु पर पहुंच किरण सहसा ही निढाल हो गई और प्रकाश के ऊपर ही गिर पड़ी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, एकदम ठंडा। प्रकाश ने आंखें खोली तो देखा अंधेरा घेरा आया था। बालकनी में मेढेकर ने 2-3 बल्ब लगा दिए थे। उसके यहाँ आज रत जगा था। बाहर बालकनी में बच्चे लोग मिलकर शायद तख्त घसीट रहे थे। कमरे में रोशनदान खुले थे। बालकनी से जलने वाले बल्बों से कमरे में जगह जगह रोशनी के चकत्ते बन गए थे। प्रकाश ने देखा मेज पर विस्की की बोतल और सिगरेट का पैकेट पड़ा था। शिवेंद्र जानबूझकर उसके लिए छोड़ गया होगा। बंता सिंह की टैक्सी रुकी, दरवाजे बंद हुए और वह जपू जी का पाठ करता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। रत जगह की तैयारी में बच्चा लोग दरिया झाड़ रहे थे, मगर चाल पे उस ओर गहरा सन्नाटा था। फैक्ट्रियों की बिजलियां दूर दूर तक टिमटिमा रही थी, जैसे देश में उद्योगीकरण का काम पूरा हो चुका हो। मछली बाजार का मैदान सो चुका था। बीच बीच में कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज आती और शांत हो जाती। वे बिल्कुल आदमियों की तरह रो रहे थे। तो मित्रों, अभी आपने सुनी रविंद्र कालिया की लिखी हुई कहानी चाल। एकदम जीवंत वर्णन है चाल का। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कहानी कैसी लगी।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।